नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। बच्चे सामने बैठे हुए हैं। मैंने आज ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उसी का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये मेरा सिविल जज एडीपीओ की क्लास का ये चौथा टॉपिक है। तो इसे आप पूरा देखें और पसंद आए तो हमको कमेंट करें या हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी करें। तो आज हमारा आईपीसी 1860 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका समान आशय। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, सिविल जज का हो, एडीपीओ का हो या कोई अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हो, तो एक ना एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से ज़रूर बनता है, धारा 34 से। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम बोलते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि समान आशय को जो है वो कहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 34 में, है ना। तो इसको हम कैसे याद रखें, क्योंकि समस्या यहाँ पे होती है कि हमको उसको दिमाग में कैसे रखा जाए। तो 34 लास्ट में क्या रहा आपका? सा रहा है ना। सात से आप क्या बना दें? समान आशय बना दें। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि समान आशय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 34 में। तो 34 लास्ट में आया सा से क्या बना दिया हमने? समान आशय। फिर हम आगे चलते हैं। तो धारा 34 जो है वो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि धारा 34 जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत संबंधित है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत ये है कि जब कई व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो विधि ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जो वो आपराधिक कार्य किया है और प्रत्येक व्यक्ति जो है उस पूरे अपराध के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है। इसी को हम बोलते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने नहीं किए हैं, लेकिन संयुक्त दायित्व के अधीन ये विधि ये मान लेती है कि हमने वो काम भी जो है वो किए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 34 की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। धारा 34 हमारे, जबकि ये कोई अपराध का सृजन नहीं करती है, कोई अपराध बनाती नहीं है ये, फिर धारा 34 की हमको आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो धारा 34 की आवश्यकता हमको इसलिए महसूस हुई कि जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करते हैं मिलकर के, तो ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम किया है या किस व्यक्ति के किस काम के परिणाम स्वरूप कौन सा अपराध हुआ है। तो इस तरह की जो विधि के अधीन जो इस तरह की एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, उसके समाधान के लिए धारा 34 जो है वो रखी गई है कि अगर कई व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है, उनका समान आशय है, कॉमन इंटेंशन है उनका, तो उनको सभी को जो है वो उस पूरे अपराध के लिए दोषी कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो है डाउट बनता है कि किस तरह से हम हर व्यक्ति के काम को अलग अलग करें। ये बड़ा जटिल काम था। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए धारा 34 जो है वो हमारे आईपीसी में रखी गई है। यही इसकी जो है वो आवश्यकता थी। अब हम चलते हैं कि धारा 34 में कहा क्या गया है। तो धारा 34 में कहा गया है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो बड़ी सिंपल धारा है। अगर हम बैरेट से पढ़ते हैं तो सिर्फ 4-5 लाइन की धारा है ये, इससे हमारा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस धारा को हमको जरूर रूप से टेक्स्ट बुक से इसको हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीडिंग केस हैं, बहुत सारे उसमें कई तरह की बातें कही गई हैं और देखने में आया कि उस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही आपका जो 6 मई को मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम हुआ है, तो उसमें इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आपका ये आया है कि वो कौन सा मामला है जिसमें समान आशय और समान आशय में जो है वो अंतर किया गया है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वो मामला कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, है ना, अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होता है मानो पूरा काम जो है वो उसी ने किया हो। ये इसकी मूल भाषा है आपकी, यद्यपि हमने मूल भाषा नहीं लिखी है। ये धारा हमारे मस्तिष्क में है, इसमें हमने पूरे इसके समझ रखा है इसको, तो अपने शब्दों में हमने इसको लिखा है, यद्यपि कोई भी फैक्ट इससे छूटे न जा सके। तो आप भी अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि कोई मूल एलिमेंट या मूल तत्व जो है वो छूटने ना पाए।
तो अब हम चलते हैं, तो पूरे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इस धारा 34 लागू होने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, आवश्यक तत्व, है ना, क्या बोलते हैं, आवश्यक तत्व। तो इसकी आवश्यकता क्या है, पहला तो है कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए। यदि कोई आपराधिक कार्य नहीं है तो धारा 34 जो है लागू नहीं होगी। और आपराधिक कार्य क्या है, ये हमारा आईपीसी में डिसाइड होता है ना। कोई विधि विरुद्ध काम होना चाहिए, किसी धारा के अधीन उसको अपराध घोषित होना चाहिए उस काम को, तो वो आपराधिक कार्य है। फिर दूसरा लिखा हुआ है इसमें कि कई व्यक्तियों द्वारा, है ना, तो कई व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई व्यक्तियों की संख्या नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक है। एक व्यक्ति पे समान आशय वाला धारा 34 जो है लागू नहीं होगी। तो कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक हैं। लेकिन अधिक से अधिक कोई व्यक्तियों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 34 में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन न्यूनतम संख्या कितनी है, 2 है ना। तेज बोलिए, कितनी है, 2 है ना। फिर आगे हम चलते हैं, तो तीसरा लिखा हुआ है कि सबके समान आशय को अक्सर करने में, माने जो भी आपराधिक कार्य किया गया है उसमें उन सभी व्यक्तियों को, जो व्यक्ति शामिल हैं, उनका समान आशय हो और उन समान आशय को अक्सर करने में जो है वो कोई ना कोई काम किया गया हो। तो ये 3 एलिमेंट हैं, ये जरूरी है धारा 34 लागू होने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में, जो धारा 34 में ये शब्दावली जोड़ी गई है, बाद में हमारी जो मूल आईपीसी थी 1860 की, उसमें ये शब्दावली नहीं थी। तो ये शब्दावली किस वर्ष जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, है ना, तो कब जोड़ी गई, 1870 में। तो इसको आपको याद रखना है कि 1870 में ये जो है वो जोड़ी गई है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आता रहता जनरली ये। फिर धारा 34 जो है वो स्वतः कोई अपराध का सृजन नहीं करती, माने धारा 34 जो है अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये जहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है और उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उनके बीच में एक सहमति टाइप की होती है, समान आशय होता है, तो उस मामले में उस धारा के साथ में जो है वो धारा 34 भी लगा दी जाती है, ताकि उनको दंडित करने में जो है न्यायालय को सहूलियत हो। फिर आगे चलते हैं, समान आशय एक मानसिक तथ्य है। तो निसंदेह रूप से समान आशय एक मानसिक तथ्य है। और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसको पता हम घटना स्थल पर अभियुक्त का व्यवहार कैसा है ना, उस पर लगा सकते हैं। अभियुक्त और समान आशय कैसे बन सकता है, तो विभिन्न निर्णयों में न्यायालय ने ये कहा है कि समान आशय जो है वो के लिए ज़रूरी है कि उन जो भी अभियुक्त उसमें शामिल है घटना में, तो उनके बीच में जो है एक विचार विमर्श हुआ हो, मस्तिष्कों का एक जो है वो मिलन हुआ हो। और ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत पहले से हुआ हो, घटना स्थल पर भी आपका समान आशय बन सकता है। इसको हम किस लिटिगेशन में कहा, आगे हम बताएंगे, चलें देखते रहिए आप लोग। और अब मामला है आपका कि नंद किशोर वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। ये इस मामले में जो है वो एक कथन किया गया है कि धारा 34 जो है वो विलक्षित आपराधिक दायित्व से संबंधित है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस मामले में यह कहा गया कि धारा 34 जो है वो विलक्षित आपराधिक दायित्व से संबंधित है। मतलब कि अगर कई व्यक्तियों ने मिलकर काम किया गया है तो वो सभी व्यक्ति जो है दायित्व के अधीन होंगे। यही आपका जो है वो विलक्षित आपराधिक दायित्व का सिद्धांत है। भले उसमें से किसी व्यक्ति ने कोई काम ना किया हो, लेकिन वो दूसरे कामों के प्रति भी जो है उत्तरदायी होगा। फिर आगे चलते हैं, तो आपका धारा 34 पर जो संभवतः जो जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो पहला मामला जो है वो भारतीय मामला कौन सा है आपका, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 34 पर प्रथम भारतीय मामला कौन सा है, तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ये पीबी काउंसिल द्वारा निर्णित किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर का मामला जो है वो किस न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया, तो पीबी काउंसिल द्वारा निर्णित किया गया। और या तो ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है कि ये मामला किससे संबंधित है, तो ये मामला धारा 34 से संबंधित है। फिर आगे हम चलते हैं कि समान आशय था या नहीं, है ना, समान आशय है, ये साबित करने का भार जो है वो किस पर होता है। तो ये साबित करने का भार जो है वो किस पर होता है, अभियोजन पक्ष पर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर यह साबित करने का भार कि उनके बीच में समान आशय था, ये किस पर है, अभियोजन पक्ष पर है, जो अभियुक्तों को सजा दिलाना चाहता है, वो कहलाता है आपका अभियोजन पक्ष। तो अभियोजन पक्ष पर है। फिर अगला मामला देखते हैं हम, तो ये भी महत्वपूर्ण मामला है धारा 34 पे, महबूब शाह वर्सेज एम्परर। हाँ, यहाँ पे हम ये बता दें कि जो ये निर्णय दिए गए हैं, तो इनकी कुछ घटनाएं भी दी गई हैं। आपके टेक्स्ट बुक जब पढ़ेंगे आप,
तो घटना भी दी गई है, तो उस घटना को भी आप पढ़ें, क्योंकि उन घटना के आधार पर भी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, और उसमें आपको आंसर वो देना है जो इस मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो महबूब साहब बनाम इम्परर, तो इस मामले में जो है वो समान आशय और सामान्य आशय, समान आशय और सामान्य आशय में जो है वो अंतर किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके 6 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है मध्य प्रदेश सिविल जज का, उसमें ये क्वेश्चन आया है, और हमने जो छात्रों को पढ़ाया है वो काफ़ी प्रसन्न थे भी थे, बोल रहे थे सर जो है आपने बताया था ये क्वेश्चन हमारा फंस गया है। फिर आगे हम चलते हैं। तो एक बात ये भी है कि क्या समान आशय पहले से होना चाहिए, क्या घटना स्थल पर समान आशय सृजित हो सकता है, बन सकता है? तो हाँ बिल्कुल, घटना स्थल पर भी समान आशय बन सकता है। ऐसा किस मामले में कहा गया? तो ऐसा मामला है आपका ऋषिदेव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा मामला है? बोलिए, बोलते रहिए आप लोग, है ना, ताकि याद हो जाए। ऋषिदेव वर्सेस उत्तर प्रदेश। इसमें क्या बोला कि समान आशय जो है वो घटना स्थल पर, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, है ना, 4 व्यक्ति थे, उनके बीच में कोई प्लानिंग नहीं थी जो अपराधी थे, और अचानक उनके मन में प्लानिंग बनती, एक व्यक्ति उनको दुश्मन दिख जाता है, उसको मारने के लिए उनकी प्लानिंग तुरंत बन जाती है, चलो इसको मारते हैं आज, और साथी बोलते हैं हाँ ठीक है इसको मारते हैं आज, मार ही डालेंगे इसको, और जाकर के उसको मारने लगते हैं और उसको अंततः मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन कि कोई भी उनके पीछे पहले से कोई प्लान समाना से नहीं था, ऐसा समाना से उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति था, उसको देखते ही जो है वो इस तरह का समाना से जो है वो उत्पन्न हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति को घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है नहीं। भाई ऐसे मामले आए हैं, न्यायालय ने कई मामलों में ये कहा है कि घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केवल जो शारीरिक हिंसा वाले मामले हैं उनमें घटना स्थल या उसके समीप उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन अगर मामले आर्थिक हैं या अन्य कोई शारीरिक हिंसा से भिन्न कोई मामला है तो वहाँ पर जो अपराधी हैं 2 से अधिक हैं, तो सभी अपराधियों का घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ना। तो केवल शारीरिक हिंसा मामलों में आवश्यक है, बाकी मामलों में आवश्यक नहीं है। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति घटना स्थल पर ही उपस्थित हो, ये भी जरूरी नहीं है शारीरिक हिंसा के मामले में भी। जैसे कि 3 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, 2 व्यक्ति चोरी करने के लिए जाते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति जो है वो कुछ दूरी पर खड़ा रहता है ताकि वो कोई अगर पुलिस वगैरह आए तो उसको जो है वो सूचना दे सके। तो ये बात है आपकी। और आगे हम चलते हैं। तो एक मामला है आपका इंदर सिंह वर्सेस क्राउन। ये किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछेगा आपका, इंदर सिंह वर्सेस क्राउन। तो किससे मामला संबंधित है आपका? ये धारा 34 से। फिर आगे हम चलते हैं कि क्या एक व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जबकि अन्य व्यक्ति को जो है विमुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर है नहीं। यदि जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं तो उनमें समान आशय लागू होगा। यदि उनमें से एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है वो विमुक्त कर दिया जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको समान आशय के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। उसको सजा तभी दी जा सकती है जबकि यह स्पष्ट हो जाए कि उसके द्वारा जो है आपराधिक कार्य किया गया है, ये साबित करना जरूरी होगा, तभी जो है सजा दी जा सकती है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि समान आशय और समान उद्देश्य दोनों आपके संयुक्त दायित्व से संबंधित है। ये बात कई मामलों में कही गई है। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? समान आशय एवं समान उद्देश्य में क्या अंतर है? तो किस मामले में अंतर किया गया मुख्य रूप से? तो मामला कौन सा है आपका? नानक चंद वर्सेस पंजाब राज। कौन सा मामला है? नानक चंद वर्सेस पंजाब राज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस मामले में समान आशय और समान उद्देश्य में क्या किया गया? अंतर किया गया। तो किस में अंतर किया गया? आपका नानक चंद वर्सेस पंजाब राज के मामले में। अब दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है? ये आपके प्री में इससे क्वेश्चन बन जाता है और मेंस में तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता ही है कि समान आशय और समान उद्देश्य में क्या अंतर है। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो आप मेंस में भी आराम से लिख सकेंगे। तो कुछ अंतर हमने 6 अंतर बता रखे हैं इसमें, मुख्य अंतर आपके यही हैं। तो पहला अंतर क्या है आपका? आधार के आधार पर। तो धारा 34 का आधार क्या है? समान आशय है, जबकि धारा 149 में समान उद्देश्य दिया गया है, उसका आधार क्या है? समान उद्देश्य।
तो धारा 149 का आधार क्या है? समान उद्देश्य, जबकि धारा 34 का आधार क्या है? समान आशय। फिर दूसरा देखते हैं विस्तार। तो धारा 34 जो है वो अधिक विस्तृत है। धारा 34 जो है वो हर अपराध पे लागू होती है, चाहे अपराध कोई भी हो। लेकिन अगर हम देखते हैं जो समान उद्देश्य की धारा 149 है, वो केवल धारा 141 में जो उद्देश्य दिए गए हैं उन्हीं उद्देश्य पे जो है वो आधारित है। फिर हम आगे तीसरा देखते हैं व्यक्तियों की संख्या। तो समान आशय के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? 2। और समान उद्देश्य के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? 5। तो इसमें आधार पर अंतर है कि अगर धारा 34 में 2 व्यक्ति आवश्यक है, धारा 149 में जो है वो 5 व्यक्ति आवश्यक है। फिर हम चलते हैं अपराध का सृजन। तो धारा 34 से हमने बताया अभी पहले आपको कि धारा 34 अपराध का कोई सृजन नहीं करती, माने अपने आप में कोई अपराध नहीं बनाती है। लेकिन धारा 149 जो है वो स्वयं अपराध का सृजन करती है। फिर हम आगे चलते हैं कि अपराधी की मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय, जबकि केवल इसमें जो समान उद्देश्य में है केवल वो शारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो आपराधिक जो धारा समान उद्देश्य में है, तो अपराधी जो है वो शारीरिक रूप से तो घटनास्थल पर उपस्थित होता ही है, अपराध में भागीदारी भी होती है उसकी, और मानसिक रूप से समान आशय के अधीन जो है वो सक्रिय भी रहता है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपराधी जो है वो समान आशय में सक्रिय होता है, जबकि समान